हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्वाणा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था एक्साइज इंस्पेक्टर 2018 का क्वेश्चन पेपर। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्साइज इंस्पेक्टर 2021 का पेपर। और मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं। हमें नहीं पता पेपर में क्या आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम हर एक वैरायटी का ऑलमोस्ट एक एक दो दो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक हमारी मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी कि अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर हाल फिलहाल में चीजें देखी हुई होती हैं तो उससे ये आइडिया लग जाता है कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्लास का मोटिव सिर्फ ये है कि आप लोग हर वैरायटी के क्वेश्चंस को एक बार देख लो, अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लो, उसका तरीका समझ लो कि अगर वैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग 2021 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि पिछली वीडियो को भी बहुत ध्यान से देख लेना, इस वीडियो को भी देखना, और हम लोग इसके जो पीडीएफ सॉल्यूशन का जो पीडीएफ होगा वो इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो वहां से आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आज शुरू करते हैं हम लोग 2021 का क्वेश्चन पेपर। पेन की इंक चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए ब्लैक में ही रखते हैं। 2021 बिल्कुल सही है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना। फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी है। अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहा है कि एक स्टेटमेंट दी हुई है कि किसी आर्टिकल को सेल करने पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ये वाली लाइन हमें क्या बता रही है कि किसी भी आर्टिकल को सेल करने में हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो भी चीज है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता कैसे चलता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए भाई। प्रॉफिट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो ये होता है प्रॉफिट कितने का हो रहा है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। याद रखना, यहां हमें सॉल्व नहीं करना है, बस ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स को यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब इस केस में मुझे प्रॉफिट पता होना चाहिए, और प्रॉफिट तभी पता लगेगा जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों मेरे पास होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट वाले डाटा पे। फर्स्ट वाला डाटा हमसे क्या कह रहा है कि 5% डिस्काउंट दिया गया है लिस्ट प्राइस पे। आप लिस्ट प्राइस बोल लो या मार्केट प्राइस बोल लो, मार्क्ड प्राइस बोल लो, सारी एक चीजें हैं। तो इसका एक सिस्टम में ध्यान से देखना, यहां मैं लिख रहा हूं सीपी। जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं वो चीज आती है कॉस्ट प्राइस के अंडर में, फिर हम उस पर रेट बढ़ा देते हैं, वो आता है मार्क्ड प्राइस के अंडर में, और उसके बाद मार्क्ड प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा बनता है सेलिंग प्राइस। अगर मुझे डाटा चाहिए प्रॉफिट परसेंट का तो मुझे सीपी और एसपी दोनों पता होने चाहिए। अब इधर ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट वाला कंडीशन लेता हूं कि 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस, तो इस डाटा में मुझे बस ये पता चल रहा है कि मार्क्ड प्राइस पे जो डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला है, 5% का। तो इससे तो मुझे कोई डाटा मिलेगा ही नहीं, सीपी भी नहीं मिल रहा, एसपी भी नहीं मिल रहा। ठीक है, दूसरे वाले डाटा पे आते हैं कि इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन, अगर डिस्काउंट नहीं देते हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ध्यान से समझना, अगर मैंने डिस्काउंट नहीं दिया तो डिस्काउंट तो मार्क्ड प्राइस पे लगता है। अगर मैंने ये वाला पोर्शन ही हटा दिया तो इसका मतलब है कि मैं सामान को कितने पे बेच रहा हूं, मार्क्ड प्राइस पे बेच रहा हूं। तो वो कह रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं देते हैं तो 20% प्रॉफिट हम गेन कर जाएंगे। तो मेरे यहां से लिंक क्या बन गया कि अगर मान लो सामान 100 का है
अपनी तरफ से हम वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, सामान अगर 100 का है तो 20% का अगर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा अगर डिस्काउंट नहीं देता हूं, तो डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं तो मतलब मैं सामान मार्क्ड प्राइस पे बेच रहा हूं, तो 100 की चीज यहां पर मैं कितने में बेच दूंगा, 120 में। अब ध्यान से समझना चीजों को, पहले वाले से बस मुझे ये पता चला था कि 5% का डिस्काउंट है, दूसरे वाली स्टेटमेंट से मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने 100 की चीज 120 में बेची है, मतलब मेरा मार्क्ड प्राइस कितना रहा होगा, 120। अभी तक मुझे सेलिंग प्राइस का कोई डाटा नहीं मिल रहा है और ना मैं निकाल पा रहा हूं अलग अलग स्टेटमेंट से। और तीसरा उसने दिया है कि कॉस्ट प्राइस जो है, खरीद मूल्य, वो कितनी है, 5,000 रुपए, यानी सीपी की वैल्यू दे दी है 5,000। तो अकेला सीपी की वैल्यू रख के मैं कर क्या सकता हूं, कुछ भी नहीं। तो मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए एसपी भी चाहिए, और मार्क्ड प्राइस और एसपी का रिलेशन दिया हुआ है कि वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट तो जरूरी है ही मेरे लिए कि 100 की चीज 120 में जा रही है। अब मुझे सेलिंग प्राइस के लिए इस स्टेटमेंट को भी यूज करना पड़ेगा कि 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर मैं इस पे 5% का डिस्काउंट दे दूं तो 120 का हमारा 10% होता है 12, और 5% कितना हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब यहां 6 रुपए कम करके बेच रहा हूं, तो सामान कितने में बिका, 114 में। अब मेरे पास सीपी और एसपी दोनों आ चुके हैं, तो अगर 100 की चीज 114 में बेच रहा हूं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 14% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि डायरेक्ट मैंने 100 पे लगाया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे किन दो स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ी है, तो एक पहली स्टेटमेंट, एक दूसरी स्टेटमेंट। तो अगर ऑप्शन वाइज चेक करूं तो फर्स्ट टू से ही हम आंसर निकाल सकते हैं, इसमें पूरा सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं थी, बस उसने ये पूछा था कि कौन सी दो स्टेटमेंट को यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो भाई हमारा आंसर आएगा तभी जब मेरे पास सीपीएसपी दोनों होंगे, और सीपीएसपी दोनों मुझे कहां से मिल रहे हैं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट को यूज करके। तीसरी स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं था तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं। उम्मीद है ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत अच्छे से तैयार करना, ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पैसा है वो 160 मेल्स और सम फीमेल्स में डिवाइड हो रहा है, यानी मुझे ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास 160 है और फीमेल्स हमारे पास डाटा गिवन नहीं है, बट उनका रेशियो गिवन है। किस रेशियो में है, 16:21 में। यहां से एक डाटा तो मुझे मिल गया कि कोई पैसा है, अमाउंट मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं मेन और वुमेन में उसको डिवाइड करता हूं तो अमाउंट किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, टोटल अमाउंट जो डिवाइड हो रहा है किस रेशियो में हो रहा है, तो रेशियो बन रहा है 16:21। इस रेशियो में पैसा डिवाइड हो रहा है। अभी हमें कुछ और डाटा इसमें क्लियर नहीं है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि इंडिविजुअली ईच मेल गेट्स 4 रुपए और फीमेल गेट्स 3 रुपए। यहां से लिंक बनना शुरू होता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब भी आता है तो कोई एक ऐसा लिंक जरूर होता है जो ऊपर वाले स्टेटमेंट के साथ उसको कनेक्ट करेगा। अगर आप यहां पर देख रहे हो कि एक आदमी को 4 रुपए मिलते हैं, एक वुमेन को 3 रुपए मिलते हैं, तो यहां पर एक चीज समझो कि अगर मैं मान के चलो टोटल 16 रुपए हैं, टोटल 16 रुपए हैं, और ईच के हिसाब से देखूं तो ईच मेल को कितना मिल रहा है, 4 रुपए, और ईच वुमेन को कितना मिल रहा है, 3 रुपए। तो यहां से समझना कि अगर मुझे 16 रुपए है मेरे पास, उसको डिवाइड करना है और इस तरीके से कि हर आदमी को 4 रुपए मिल जाए, तो ये चीज मैं यहां से ध्यान से समझना, नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकता हूं। अगर मुझे टोटल 16 रुपए डिवाइड करने हैं, हर बंदे के हिस्से में 4-4 रुपए जा रहे हैं, तो यहां नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 4 ही लोग तो होंगे। अगर मैं टोटल को डिवाइड कर दूं ईच से तो मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। टोटल 16 रुपए थे मेरे पास,
हर एक इंसान को 4-4 रुपए देने हैं, तो कितने लोगों को दे सकता हूँ? 4 लोगों को दे सकता हूँ। तो टोटल को अगर मैं ईच से डिवाइड करता हूं तो नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू आ रही है मेरे पास। अच्छा, यहां पर टोटल 21 है, हर एक को 3-3 रुपए दे रहा हूं, तो कितने लोग होंगे? 7 लोग होंगे। मतलब कि मेरे पास मेल्स और फीमेल्स की जो रेशियो होगी एज ए पर्सन, वो कितनी होगी? 4:7। अब उसने यहां पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं? 160, यानी 4 की वैल्यू उसने दे रखी है मुझे 160। तो 160 बनाने के लिए मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 40 से करूंगा। तो यहां अगर 40 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 को भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 280 फीमेल्स हमारी वहां पर होंगी प्रेजेंट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना चीजों को कि टोटल अमाउंट जो डिवाइड हो रहा था मेल फीमेल में, उसका रेशियो दिया था 16:21। ईच को जो मिल रहा है, जो मतलब एक एक आदमी को मिल रहा है, वो कितना है? 4 और 3 के रेशियो में। तो यहां से जब मैंने टोटल को ईच से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ पर्संस आ गए। नंबर ऑफ पर्संस 4:7 में आया है। उसने एक लिंक दिया हुआ है कि 160 मेल्स हैं, तो 160 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 40 से। तो इधर भी 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 280 फीमेल्स वहां प्रेजेंट होंगी हमारे पास। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अपने हाथ से भी इसको साथ साथ सॉल्व करते रहना, क्लैरिटी अच्छी तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले उसने डाटा दिया कि एक्स किसी काम को करता है 24 डेज में। तो एक डाटा तो यहां से हमारा आ गया कि एक्स 24 दिन में काम खत्म करता है। फिर उसने लिखा है कि when he had worked for 4 days, 4 दिन एक्स ने अकेले काम किया है। उसके बाद वाई ज्वाइन करता है और दोनों को पूरा काम खत्म करने में, अब यहां सब लोग ध्यान से लाइन पढ़ना, कंप्लीट वर्क कितने दिन में फिनिश हो रहा है? 16 दिन में। तो पहले तो मैं ये थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली आपको समझा दूं कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। यहां ध्यान से देखना कि ये पोजीशन से काम शुरू हुआ और इस पोजीशन पे काम खत्म हो रहा था। स्टार्टिंग में काम किसने शुरू किया है? तो काम शुरू किया है एक्स ने। इसने 4 दिन तक काम किया है, 4 डेज तक काम किया है, और उसके बाद वाई भी आ गया इसके साथ। अब पूरा काम खत्म हुआ है 16 दिन में, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा डाटा है 16 दिन का। तो पूरा 16 है, ये 4 है, तो यहाँ एक्स और वाई ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा? 12 दिन काम किया होगा। इस डाटा को निकालना इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान से समझना कि एक्स ने 4 दिन काम किया है, उसके बाद वाई ने ज्वाइन किया है और पूरा काम 16 दिन में खत्म हुआ है। पूरा काम 16 दिन में खत्म हुआ है, इसका मतलब कि लास्ट के जो दिन है वो 12 दिन होंगे, और उन 12 दिनों में एक्स और वाई ने मिलकर काम किया। अब ये चीज तभी सॉल्व होगी जब भाई मुझे पता होगा कि एक दिन का काम कितना है। तो हमारे पास सिर्फ एक्स का डाटा है, तो अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो। मैं मान लेता हूं कि टोटल वर्क जो है हमारे पास वो आ गया 240 यूनिट का। टोटल वर्क कितना है? 240। ऐसा रैंडम नंबर सिलेक्ट किया है जैसे जो एक्स जितने दिन में खत्म करता है। 24 भी ले सकते हो, 48 भी ले सकते हो, ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हो जो 24 से डिवाइड हो जाए। 240 लेने का मेन रीजन ये है कि 10 के टर्म्स में रहेगा तो समझना आसान हो जाता है। तो अगर टोटल वर्क 240 यूनिट है और 240 यूनिट को करने में एक्स को कितने दिन लगते हैं? 24 दिन। तो यहां x का एक दिन का काम आ जाएगा। अगर 240 यूनिट 24 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करता होगा? 240 अपॉन 24, यानी 10 यूनिट पर डे। एक दिन में x कितना काम कर रहा है? 10 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब आ जाओ डायग्राम पे। तो डायग्राम के हिसाब से अगर मैं चलता हूं, ध्यान से समझना, शुरू के 4 दिन में x ने अकेले काम किया, तो
एक दिन में अगर 10 यूनिट करता है तो 4 दिन में एक्स ने कितना यूनिट काम कर दिया होगा? 40 यूनिट काम कर दिया होगा। बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना। 4 दिन एक्स ने काम किया था, एक दिन में 10 करता है तो 4 दिन में कितना किया होगा? 40 यूनिट। अब टोटल 240 है, 240 में से 40 यूनिट तो एक्स ने कर ही दिया, रिमेनिंग कितना बच गया? 200 यूनिट। और ये 200 यूनिट किसने किया है? एक्स और वाई मिलकर कर रहे हैं। और कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो एक्स और वाई का एक दिन का काम आ जाएगा हमारे पास। तो 200 यूनिट अगर करते हैं 12 दिन में तो एक दिन का काम कितना आएगा? तो भाई इसको कटिंग कर दो, 8 के टेबल में कट करोगे तो ये 25 पे कट जाएगा। ओ सॉरी, नीचे तो हमारे पास 12 है ना, 4 के टेबल पे कट करोगे तो ये 50 आ जाएगा और ये कितने पे आ जाएगा? 3 पे। तो 50/3 ये वो काम है जो एक्स और वाई एक दिन में करते हैं। तो अगर एक्स और वाई एक दिन में इतना करते हैं और मुझे ये पता है कि एक्स हमारा एक दिन में कितना करता है? 10 यूनिट। तो वाई एक दिन में कितना करेगा? तो दोनों के टोटल में से एक्स वाला पार्ट निकाल दूं जो एक्स एक दिन में करता है? 10। तो यहां से अगर आप एलसीएम लेकर निकालोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 3, यहां पर आएगा 50 माइनस 30 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 यानी 20/3 यूनिट करता है वाई कितने दिन में? एक दिन में। और उसने क्वेश्चन में पूछा था कि वाई अलोन कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो भाई अब ध्यान से देखो, टोटल वर्क हमारे पास कितना था? 240। तो 240 यूनिट को अगर वाई करता है तो वाई एक दिन में कितना करता है? 20/3। ये 3 चला जाएगा 240 के पास, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 240 इंटू 3/20। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 डेज लगेंगे वाई को क्लियर करने में, पूरा काम अकेले खत्म करने में। स्टेप्स को ध्यान से फिर से समझना। सिर्फ एक्स के बारे में बताया था कि एक्स कितने दिन में काम खत्म करता है, तो मैंने एक ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लिया जो 24 के टेबल में आता है, तो मैंने ले लिया 240 यूनिट। 240 यूनिट करने में एक्स को कितना टाइम लग रहा है? 24 दिन लगते हैं, तो एक दिन में एक्स कितना करता होगा? 10 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या पैटर्न क्या कह रहा था कि एक्स ने शुरू के 4 दिन काम किया, उसके बाद वाई ज्वाइन करता है और दोनों मिलकर पूरा काम, बाकी का काम खत्म कर रहे हैं। पूरा काम 16 दिन में खत्म होता है। तो 4 दिन अगर एक्स ने किया तो बाकी का काम 12 दिन में, मतलब एक्स और वाई ने 12 दिन काम किया होगा। तो यहां से एक्स ने शुरू के एक दिन में 10 यूनिट करता है तो 4 दिन में 40 यूनिट कर लिया। ये 40 अगर मैं टोटल में से निकाल दूं तो रिमेनिंग वर्क जो बच रहा है वो बच रहा है 200 यूनिट्स। ये 200 किसने किया है? एक्स और वाई ने मिलकर किया है। तो एक दिन में कितना करते होंगे? तो 200 को 12 से डिवाइड कर दिया, एक दिन का काम आ गया 50/3 यूनिट्स। अब ध्यान से समझना, x और y मिलकर एक दिन में करते हैं 50/3, जबकि x अकेला एक दिन में कितना करता है? 10। तो 50/3 से मैंने ये 10 निकाल दिया, तो y का एक दिन का काम मेरे पास आ गया 20/3 यूनिट्स। y एक दिन में 20/3 करता है तो पूरा काम, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिख देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना आए। एक दिन में 20/3 करता है तो पूरा काम वाई कितने में करेगा? तो वाई हमारा टोटल वर्क था कितना? 240। 240 को डिवाइड कर दो 20/3 से, तो ये 3 चला जाएगा इसके पास, तो 240 इंटू 3/20 और सॉल्व करके ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 डेज। यानी पूरा काम अगर वाई अकेला करता है तो कितने दिन में कर देगा?
36 डेज में कर देगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कौन कितने दिन काम कर रहा है। टाइम एंड वर्क में सारा प्रोसेस जो होता है वो इसी चीज पे डिपेंड होता है कि किस बंदे ने कितने दिन काम किया है। अगर आप स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो ये क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना, 36 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। अच्छा, ये शायद गलती से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन फिर भी समझ लो, मेरा मेथड समझ लो, बाकी उसके बाद आप लोग चेंज कर लेना। आवर हैंड और मिनट हैंड में एंगल निकालना है। तो एक चीज बता देता हूं, वैसे तो सर का आप लोगों को करवाएंगे उनके मेथड को फॉलो करना, लेकिन अगर जब भी एंगल निकालना होता है, एंगल बिटवीन हैंड्स, तो एक चीज का ध्यान रखना, जो आवर वाला यूनिट है उसको 30 से कर दो, और जो मिनट वाला यूनिट है, जैसे 8:30 बोला है, आवर वाली पोजीशन 8 की है, मिनट वाली पोजीशन 30 की है, तो आवर वाले को 30 से करना, मिनट वाले को 11/2 से मल्टीप्लाई करना, और इनका डिफरेंस निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर यहां पर देखते हो तो 8 इंटू 3 कितना हो गया, 240, और यहां पर कटिंग करता हूं तो 2 इसको 15 पे कट कर देगा, ये बन जाएगा 165। डिफरेंस देखोगे 75 डिग्रीज का एंगल बनेगा। तो ये तो खैर मेरा मेथड है, रीजनिंग का क्वेश्चन था, आप लोग सर जैसा करवाएंगे वैसा करना, उनके पैटर्न के हिसाब से करना, बाकी सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क है। तो टाइम एंड वर्क, HCF, HCM, ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये सारे चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करना। कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को रिवाइज करना है तो याद रखिएगा, एवरेज कर लेना, टाइम एंड वर्क कर लेना, रेशियो प्रोपोर्शन कर लेना, कॉन्टिन्यूटी में बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर बेस्ड आते हैं, देन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, HCF, LCM, ये वाले तो कर ही लेना, इनका बेसिक आप सबको माइंड में क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 2 मेन और 6 वुमेन और 4 बॉयज 99 डेज में करते हैं। तो यहां पर एक वर्ड आप लोगों को देखना है, यहां और वर्ड यूज हो रहा है, तो जब भी और वाला वर्ड यूज हो जाता है तो हमने अपनी क्लास में वैसे ये एक फॉर्मूला करवाया है, मैं इसको लिंक बनाकर भी कर सकता हूं, लेकिन एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, उससे सॉल्व करना ये बहुत आसान होता है। फॉर्मूला क्या है, टी एंड इज इक्वल टू टी और अपॉन एम एंड अपॉन एम और प्लस डब्ल्यू एंड अपॉन डब्ल्यू और प्लस सी एंड अपॉन सी और। बहुत नॉर्मल फॉर्मूला है, आसानी से याद हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये टी रिप्रेजेंट करता है टाइम, एम नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब ये एंड और क्या है, तो याद रखना ये डाटा आपको मिलेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन की होगी, एंड वाला डाटा कौन सा है और वाला डाटा कौन सा है। तो अगर ये फॉर्मूले में हमेशा याद रखना, एंड ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ रहेगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू पुट करना आपको आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 2 मेन और 6 वुमेन और 4 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 99 डेज, मतलब और वाले का टाइम मेरे पास आ गया है कितना, 99 डेज। ठीक है, अच्छा एंड वाले में ध्यान से देखो, एंड वाले में हमारे पास कितने हैं, 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय। तो एंड वाले में जितना भी डाटा है हमारे पास सब 1 1 है, तो ठीक है, मैन वाले में भी 1 है, वुमेन वाले में भी 1 है, चाइल्ड वाले में भी 1 है। और वाले में ध्यान से देखो,
और वाले में मेन कितने हैं 2, मेन आ गए 2, वुमेन है 6 और बॉयज हैं 4। सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा और सॉल्यूशन बहुत सिंपल रहेगा। अगर मैं देखूं तो एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर 99 तो रहेगा ही, इधर पे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, तो एलसीएम आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। फर्स्ट पार्ट में 6 प्लस 2 प्लस 3, ये चीज बन जाएगी। एलसीएम लिया है सिंपल, नीचे वालों का एलसीएम ले लिया और उसको फॉर्मेट में नोट कर दिया। अब सॉल्व कैसे करना है, तो भाई ये वाला 12 चला जाता है इसके पास, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 99 इंटू 12 अपॉन, और 6 3 9 और 2 11, 11 इसको कट करेगा 9 के टेबल में, और 12 इंटू 9 कितना आता है 108। तो हमारा आंसर यहां से क्या आ जाएगा 108 डेज। कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में बस जब भी आपको एंड और वाला क्वेश्चन दिख जाता है तो बस ये फॉर्मूला याद रख लो, टी एंड इज इक्वल टू टी और, एम एंड अपॉन एम और, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू और, सी एंड सी और। एंड वाला टर्म्स ऊपर की तरफ और वाली टर्म्स नीचे की तरफ, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी थी, आंसर निकालना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है और 21 टेलीफोन पोस्ट को काउंट करता है 1 मिनट में। अगर हर एक पोस्ट के बीच में 50-50 मीटर का गैप है तो उसकी स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपकी बेसिक स्किल्स को टेस्ट करता है कि आप जो कंटेंट छुपा हुआ है उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ध्यान से देखना, पहले मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूं कि अगर मान लो यहां से कोई आदमी जा रहा है, इस पॉइंट से आदमी जा रहा है और उसने 3 पोस्ट देखी हैं, 1 2 और 3, और इनके बीच में 50-50 मीटर का गैप है, 50 और 50। तो अब जरा सोच के बताओ कि टोटल 100 मीटर कवर करने में उसने कितनी पोस्ट क्रॉस कर ली है। तो भाई पोस्ट के हिसाब से देखूं तो 100 मीटर कवर करने में 1 2 3, तो इसका मतलब है कि एक पोस्ट जो एक्चुअल में हम लोग साथ में काउंट कर लेते हैं तो वो डिस्टेंस 2 को ही कवर करता है। तो जैसे यहां पर वो कह रहा है 21 पोस्ट को काउंट किया है, तो जैसे यहां पर डिस्टेंस के 3 पोस्ट के केस में कितना आ रहा है हमारे पास, तो 3 पोस्ट के केस में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 3 पोस्ट को काउंट नहीं करना है, मल्टीप्लाई जब करना है तो 3 से 1 कम करके करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 50 से, ये कितना आ जाएगा 100, 100 मीटर कवर करेगा 3 पोस्ट में। अगर मान लो वो पूछ रहा है 8 पोस्ट में बताओ, तो 8 पोस्ट में कितने मीटर कवर करेगा, तो 8 को नहीं लेना है, उससे 1 कम लेना है, तो 7 इंटू 50, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 350 मीटर। तो उसी तरीके से अगर वो 21 पोस्ट को देख रहा है तो 21 पोस्ट में डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा 20 पोस्ट को लेना है, हमेशा एक पोस्ट कम, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1000 मीटर्स। इसका मतलब है कि वो 1000 मीटर्स कवर कर रहा है, और कितने टाइम में, भाई तो उसकी हमें स्पीड निकालनी है, कितने टाइम में कर रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में 1000। तो यहां से अब हमारे पास अगर मुझे टाइम निकालना है, सॉरी स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब या तो आप मीटर पर सेकंड में रखो या किलोमीटर पर आवर में रखो, आंसर उसको चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो ये बेसिक स्टेप याद रखना कि डिस्टेंस कितना है
1000 और टाइम ले रहा है 1 मिनट। 1 मिनट तो ऊपर अगर मीटर में है तो नीचे सेकंड में रखो। तो 1 मीटर को कितने सेकंड, 1 मीटर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में सॉरी 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स आ गए, 60। तो मैंने मिनट नहीं रखा है, सेकंड्स रखा है। तो ये जो डाटा आया है मेरे पास, ये डाटा आया है मीटर पर सेकंड में, लेकिन वो मुझसे क्वेश्चन में आंसर किस में चाहता है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये स्टेप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर मीटर पर सेकंड से मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो याद रखना 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 के टेबल में ये 3 पे कट जाएगा और 5 के टेबल में ये कट जाएगा 20 पे। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर्स पर आवर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। तो ये चीजें बहुत मुश्किल नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में अगर मेरे से आप पूछो कि कॉन्सेप्ट क्या था, तो कॉन्सेप्ट ये वाला था कि जितने भी पोस्ट होते हैं उससे एक कम पोस्ट लेकर मल्टीप्लाई करना होता है डिस्टेंस से। तो अगर आप लोग इसको सही तरीके से निकाल लेते हो तो फिर तो बेसिक फॉर्मूला है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कन्वर्जन जरूर याद रखना कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से करना पड़ेगा। ये है हम लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर। अब शिफ्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 6 साल के लिए किसके बराबर है, 30% ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर बेसिक आप लोगों का क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। और प्रिंसिपल अगर कभी आप लोगों को नहीं भी पता है तो प्रिंसिपल को हम क्या मान के चलते हैं, 100%। तो इस पूरे पार्ट में ये चीज समझना कि प्रिंसिपल को हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कितना, 100%। अब उसने कहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 30% ऑफ द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है 30%। और ये 30% आने में उसको कितने साल लग रहे हैं, तो ये लग रहे हैं हम लोगों के 6 साल। तो 30% होने में 6 साल लगे हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रिंसिपल के बराबर वो कितने टाइम में होगा। तो अगर मैं इसको बेसिक स्ट्रक्चर से ही करूं तो ध्यान से समझना, 6 साल में वो कहां तक पहुंच रहा है, 6 साल में पहुंच रहा है 30% तक। उसको पहुंचना कहां तक है, तो वो प्रिंसिपल के बराबर होना चाहता है, यानी 100% तक। तो अगर मैं यहां से समझूं कि 60 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए, 60 को किससे मल्टीप्लाई करूं 30 बन जाए, तो ये मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ईयर से परसेंट बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही रिलेशन यहां पर भी लगा दो कि मैं कौन से नंबर से किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मैं किस नंबर से x को मल्टीप्लाई करूं कि यहां पर मेरा 100 आ जाए। x मान लो ईयर में मान के चल लेता हूं इसको, 1 मिनट क्लैरिटी के साथ अगर समझोगे। 6 साल से 30% बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो जब यहां से उस साइड जाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उधर से इधर आने के लिए क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दो। 30 से अगर मुझे 60 बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। 6 से उधर जाना तो मल्टीप्लाई, 30 से इधर आना है तो 5। वैसे यहां पर डाटा मुझे गिवन है 100%, तो 100 से पहले आना है तो 5 से डिवाइड कर दो, मतलब 20 ईयर्स लग जाएंगे प्रिंसिपल के बराबर होने में। तो बहुत ध्यान से ये चीज समझना कि अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता तो प्रिंसिपल हम क्या मानकर चलते हैं, 100%। तो प्रिंसिपल हमने मान लिया 100%। सिंपल इंटरेस्ट उसने क्वेश्चन में ये गिवन दिया हुआ था कि 6 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 30% का। तो 6 साल में अगर 30% मिल रहा है
और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई मुझे प्रिंसिपल के बराबर करना है, यानी 100% चाहिए। तो 30% होने में अगर 6 साल लग रहे हैं, तो ये 30 से 6 तक बनाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही 100 तक पहुंचने के लिए कितने साल लगेंगे, तो यहां भी 5 से डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 ईयर्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, और अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिंक बनाने की जरूरत है। और ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज जा रहे हो तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए पैटर्न कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। अभी सिंपल इंटरेस्ट था, उससे पहले रेशियो था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। मतलब हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं यही चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें नहीं पता पेपर में क्या आने वाला है, लेकिन अगर आप हर एक वैरायटी के कुछ कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करके जा रहे हो, वो क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियसली पूछे गए हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों का एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा जो आपको ये पेपर को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए इन वीडियोस को ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस अपने हाथ से एक बार खुद कर लेना, और अगर जिनके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इस वीडियो को देखकर जरूर जाना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि पैसा डबल हो रहा है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 years। 5 सालों में पैसा डबल हो रहा है, ठीक है। उसने पूछा है 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। मान लो मुझे नहीं पता, मैंने 1 रुपए लगाया, कुछ भी नहीं पता है, तो मैंने मान लो 1 रुपए लगाया, तो 1 रुपए डबल हो रहा है। डबल हो रहा है मतलब एक से कितना बन रहा है, 2। कितने साल में बन रहा है, तो भाई ये बन रहा है हमारा 5 सालों में। तो अगर एक से 2 होने में 5 साल लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आगे ये ही चीज है, ऐसा पैसा डबल ही होता रहेगा। तो 2 के बाद फिर ये डबल होकर कितना बन जाएगा, 4। 4 के बाद डबल होकर कितना बन जाएगा, 8। तो अगर यहां से देख रहे हो आप कि डबल होने में 5 साल लगते हैं, तो यहाँ 2 से 4 होने में भी 5 साल लगे होंगे, और 4 से 8 होने में भी 5 साल लगे होंगे। तो टोटल हमारे कितने साल लग गए, 8 टाइम्स होने में। 1 से 8 तक 8 टाइम्स होने में हमारे कितने साल लग गए, तो भाई इसका सीधा आंसर आ जाएगा 15 साल लग गए। 15 साल, 15 ईयर्स है। अच्छा, 15 साल है, तो 15 15 साल लग रहे हैं, तो टोटल हमारे कितने लग जाएंगे, 45 ईयर्स लग जाएंगे। 45 यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, पैसा डबल हो रहा था 15 सालों में, तो मतलब एक से पैसा 2 बन रहा है कितने साल में, 15 साल में। फिर 2 से आगे डबल ही हो रहा है, तो फिर आगे 4 बनेगा अगले 15 सालों में, 4 से 8 बनेगा अगले 15 सालों में। तो टोटल हमारे पास कितना बन गया, तो टोटल 45 ईयर्स लगेंगे 8 टाइम्स होने में। एक तो मेथड ये है। दूसरा, मान लीजिए कि अगर ये तो छोटा सा पार्ट था, 2 3 बार में ही हम पहुंच गए, लेकिन मान लो वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है, तो उस केस में इसका लॉजिकल अप्रोच क्या होता है कि यहां ध्यान से समझना। ध्यान से देखना, पैसा डबल हो रहा है। डबल होने का मतलब क्या है कि पैसा 2 की कौन सी पावर पे जा रहा है, फर्स्ट पावर पे। डबल होने का मतलब क्या है, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 होगा तो 2 ही आएगा। तो मतलब पैसा 1 से कितने पे पहुंच रहा है, 2 की पावर 1 पे। कितने साल में पहुंच रहा है, तो भाई ये पहुंच रहा है 15 सालों में। आपसे पूछा है 8 टाइम्स, तो जो 8 टाइम्स है, ध्यान से देखो सब लोग, 8 टाइम्स है। 8 टाइम्स 2 की कौन सी पावर बनती है, तो अगर 2 की पावर देखो, 2, 2 × 2 4, × 2 8, मतलब थर्ड पावर पे पहुंच जाएगा। तो ये 2 की पावर 3 पे जाना चाहता है। मुझे बताओ, अगर फर्स्ट पावर तक पहुंचने में 15 साल लगे हैं, तो तीसरी पावर तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे। तो यहां अगर 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 ईयर्स लग जाएंगे
आपका पैसा 8 टाइम्स होने में। ये वो मेथड है जो आप तब लगा सकते हो जब वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ जा रही, बहुत ज्यादा सालों की बात हो रही है। अगर नॉर्मल 2-3 साल में ही आपको पता लग रहा है कि 1 से 8 होने में जस्ट 3 बार का प्रोसेस है, तो वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, थोड़ा मेंसुरेशन पे बेस्ड है, एरिया वगैरह के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन का मैं मतलब समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर रोड है और उसके अराउंड, एक सर्कुलर गार्डन के अराउंड एक सर्कुलर रोड है। मैं एक इमेज बना के समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये चाहिए तो ब्लैक में बनाते हैं। एक इमेज से समझते हैं कि अगर ये ही दिक्कत है, ब्लैक शेप में बना दूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक हमारा सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। इसके अराउंड वो कह रहा है कि हमने एक सर्कुलर रोड बनानी है। तो इसके अराउंड एक सर्कुलर रोड बनानी है, मतलब हम्म, इस तरीके का, इस तरीके का कुछ इमेज रहेगी। वो कह रहा है कि अंदर की तरफ में एक हमारे पास गार्डन है, उसके अराउंड एक सर्कुलर रोड है। अब वो कह रहा है कि उनके जो सरकमफ्रेंस है उसका डिफरेंस दिया हुआ है 44 मीटर। तो विड्थ ऑफ रोड कितनी होगी, रोड की चौड़ाई कितनी होगी, इसका मतलब वो मुझसे ये वाली चौड़ाई पूछ रहा है, बस यहां तक, ये वाली चौड़ाई कितनी है। तो एक चीज समझना कि सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का, वो कितना होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब उसने कहा है कि बाहर वाले का और अंदर वाले के सरकमफ्रेंस का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको समझूं, तो अगर मैं बाहर वाले का सरकमफ्रेंस लूं, यहां से लेकर ये वाला, तो इसका रेडियस है आर और इसका रेडियस है छोटे वाले का स्मॉल आर, ये चीज है। तो अगर सरकमफ्रेंस का रेडियस का डिफरेंस देखूं तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, ये वैल्यू सरकमफ्रेंस का डिफरेंस उसने मुझे दिया हुआ है कितना, 44। इसकी वैल्यू दे दी है 40। अब इस चीज को सब लोग ध्यान से समझना। इनको बाहर कर दो और ये दोनों तो रह गए, इनको हटा ही देते हैं। अब 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर कितना है, 44 है। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये 2 पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई को हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, r-r, और इसकी वैल्यू दी हुई है 44। अब ध्यान से समझना, पाई की वैल्यू होती है 2 × 22/7। इसको मैंने ऐसे ही रखा है r-r।
यहाँ ऊपर ऊपर कटिंग हो सकती है इक्वल टू के, 22 44 का कट करेगा 2 पे, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से r माइनस आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब r माइनस आर था क्या, ध्यान से समझना, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, इनका अगर मैं गैप निकालूं, माइनस कर दूं, तो ये विड्थ आ जाएगी बीच वाली हमारी। तो हमेशा याद रखना कि बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को अगर मैं माइनस कर दूं, तो यही तो सड़क की चौड़ाई है, और वो हमारे पास कितनी आ गई है, 7 आ गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, दोनों के सरकमफ्रेंस का डिफरेंस गिवन था हमारे पास 44, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 2 पाई कॉमन ले लिया, r माइनस आर 44 सॉल्व करके r माइनस आर की वैल्यू क्या आ रही है, 7। और ये जो r माइनस स्मॉल r है, यही तो विड्थ है उस रोड की, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज वाले, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही क्वेश्चन था जी, उम्मीद करता हूं कि आज वाले पार्ट का जितना भी सेक्शन हमने किया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी देखे, सिंपल इंटरेस्ट के भी देखे, रेशियो के भी देखे, मेंसुरेशन का भी एक देख लिया, और किस्मत से रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन आ गया था। तो हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग देखते जा रहे हैं। आप लोगों का काम है बस इनको एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को अच्छे से देख लेना, और कोशिश करना कि कॉपी पेन साथ में ही लेकर बैठो, कि साथ साथ में सॉल्व करते रहो। एक अपने हाथ से सॉल्व करने से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आप लोगों को सिर्फ देख कर नहीं आएगा। तो साथ साथ सॉल्व भी करते रहो, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2023 का एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर सॉल्व करेंगे। वो लेटेस्ट वर्जन होगा जो लेटेस्ट पैटर्न पे आया था, तो उसके हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि कितना कॉन्सेप्ट डीपर जाना पड़ेगा। तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए।